हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और आज मैं एमपीपीएससी का जो मेंस का जो मेरा सिलेबस डिकोडिंग वाला सीरीज़ चल रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और आज मैं जो GS1 है उसका पार्ट बी है उसकी बात करूंगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले अगर मेरा GS1 के पार्ट ए वाला जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखिए। तो आज मैं जो बी पार्ट है जियोग्राफी है ना उसका सिलेबस डिकोडिंग करूंगा और आपके लिए इजी बनाने की कोशिश करूंगा, है ना। जो मतलब जैसे जियोग्राफी बहुत लेंथी सब्जेक्ट है और अपने अकॉर्डिंग कैसे उसको अपन डील कर सकते हैं, है ना, कि थोड़ा इजी लगे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अपने नज़रों से छूट जाते हैं सिलेबस में जो दिए हुए हैं कि अपन उसको अगर नहीं देखें तो आपके लिए और टफ हो जाता है वो सब्जेक्ट। तो मैं उसको ईजी बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर जिसको प्रीलिम्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो मेरे प्रीलिम्स वाला जो सिलेबस रिकॉर्डिंग है उसको देख सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको जिनको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम है उसके प्रीलिम्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो अभी साथ में मेंस की तैयारी कर रहा है और प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहा है, जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा है, तो वो देखेगा तो पहले से उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी प्रीलिम्स कैसे देते हैं। ठीक है, और उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो आप साथ लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो हिस्ट्री और जियोग्राफी में पूरे पार्ट GS1 की बात करूंगा, है ना, पार्ट ए पार्ट बी। तो ये पेपर ऐसा है कि आप इसमें कितना भी पढ़ो, है ना, और कितना भी आप लिख के आओ, है ना, तो भी नंबर एवरेज ही मिलते हैं। ये आप किसी सीनियर से पूछ लीजिए या रिकॉर्ड देख लीजिए। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्क्स कि आप इसमें बहुत अच्छा पढ़ लेंगे और बहुत अच्छा लिख के आएंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो इसको एवरेज ही रखिए, है ना, उसी तरीके से पढ़ाई कीजिए और जितने नंबर आते हैं। और अब एक चीज़ कर सकते हैं सिर्फ आप ये कि उसको मैनेज कर सकते हो सब्जेक्ट को, है ना, कि कौन अब यहाँ पे फिक्स है ना, कि एक यूनिट जो है वो फिक्स है 30 मार्क्स की आएगी, है ना। तो आप उसमें से ये चूज कर सकते हैं कौन सी यूनिट कम टाइम में ख़त्म होगी और ज़्यादा मार्क्स दे सकती है। ठीक है, तो मेरी पहले प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं आपको वो सारी यूनिट्स बताऊं, वो सारे टॉपिक्स बताऊं जो कम समय में तैयार हो सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स आपको दे सकते हैं। ठीक है, आप भी अगर इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो ये जो जियोग्राफी जो एक हवाई बना के रखा हुआ है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, ख़त्म नहीं होता। आप बहुत जल्दी कम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं और एकदम इफेक्टिव तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि 5 यूनिट है इसमें, है ना, एक यूनिट 30 मार्क्स की आने वाली है ना। तो देखिए, पहला वाला है विश्व का भूगोल जो 30 मार्क्स के आने वाला है। ये इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट डाउन कर ले या अपने माइंड में बिठा लीजिए कि विश्व का भूगोल अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना टाइम लगता है और कितना वास्ट है ना। इसी में आपको 15 दिन 1 महीना लग जाएगा अगर आप विश्व का इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ ये नोटिस कीजिए कि आपका 1400 नंबर का मेंस है पूरा, है ना। अगर आप विश्व इतिहास को इतना टाइम देंगे तो बाकी कब पढ़ेंगे। ठीक है, और आना कितना है, सिर्फ 30 मार्क्स का। तो आप उस मार्क्स के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को डील कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। और एग्जाम में भी उसी टाइप से आ रहा है। आप एग्जाम से हटके आपको सिलेबस तैयार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। आप यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे, आप BA MA नहीं कर रहे, है ना, जियोग्राफी सब्जेक्ट में कुछ। ठीक है, तो इसलिए आप उस तरीके से बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए, वो ट्रेडिशनल तरीका बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो नया पैटर्न है उसमें यही रिक्वायरमेंट है कि जो जितने मार्क्स का है उसको उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है, ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट फेवरेट है तो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो जैसे 30 मार्क्स का है पहली यूनिट, है ना, तो क्या कीजिए कि जैसे यहाँ पे टॉपिक तो डायरेक्ट दे के लिखा हुआ है ना, तो उसको आप टॉपिक का आप या तो नोट्स कहीं से मिल जाते हैं आपको, है ना, तो उसमें आप वही टॉपिक पढ़िए जो सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। बुक में भी आपको पूरी बुक खत्म नहीं करनी है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो टॉपिक में देके रखा हुआ है। सबसे पहली प्रायोरिटी कि जो सिलेबस में देके रखा है, क्योंकि आना 30 मार्क्स का ही है और 30 मार्क्स में वो क्या ही पूछ लेगा। ठीक है, वो 100-150 नंबर का तो अकेला जियोग्राफी पेपर है। मतलब अगर वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी सिर्फ दोनों की ही बात करूँ तो ये कम से कम 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। लेकिन पूछ कितना है, 30 मार्क्स का, है ना, 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, तो ये जो है चीज़ है ये आपको माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बोल दूंगा, आप सिलेबस पहले साथ में लेके बैठिए। ठीक है,
एक क्या होता है कि अगर आप जैसे मैं आपको अगर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूं, है ना, या फिर आपको मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखवा दूं, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आप आज देखोगे कल भूल जाओगे। इससे अच्छा है कि आप खुद अपना सिलेबस लेके बैठो सामने, है ना, तो वो हमेशा काम आएगा। और तैयारी इसी तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि ये समझ में आ गया पहली यूनिट, है ना, कि आपको क्या करना है कि पहले उसको वही टॉपिक पढ़ना है जो इस सिलेबस में देखा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आते, लगभग नहीं आते, एक हाथ क्वेश्चन आ जाएगा तो वो अलग बात है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत का भूगोल। अब आप देखिए कि भारत का भूगोल कितना लेंदी दे के रखा हो, कितने सारे, कम से कम इसमें 6 टॉपिक दे के रखो, और आना कितना है, सिर्फ 30 मार्क्स का, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे कि जो 3rd यूनिट है वो एमपी की जियोग्राफी है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि प्रीलिम्स में भी जियोग्राफी एमपी की आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, और यहाँ पे भी 30 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। 4थी यूनिट जल एवं आपदा प्रबंधन की है जो 30 मार्क्स की है, और आखिरी यूनिट है भूगोल की आधुनिक तकनीकें, ठीक है। तो आधुनिक, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक है। आप देखो कि इंडियन जो जियोग्राफी की बात चल रही है उसमें 6 टॉपिक है, और 6 टॉपिक में भी आप देखोगे कि बहुत डिटेल में चीज़ें दे के रखे हो, मतलब और भी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स भी दे के रखे। लेकिन आप जब नोटिस करोगे कि 5th यूनिट है ना, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट लिखे हो, सिर्फ 3 पॉइंट, तो आप, और टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना, तो क्वेश्चन जनरली इसमें वही आते हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं, है ना। अभी आप कहीं के भी क्वेश्चन उठा लोगे, यूपीएससी के उठा लो, एमपीपीएससी के उठा लो, और किसी पीएससी के क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इसको तैयार करना आसान है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि इसमें प्रायोरिटी फिक्स कर सकते हैं, कौन सी यूनिट को कितना देना है, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ मेरे अकॉर्डिंग, जो 3rd यूनिट है उसको पहले नंबर पर रखिए। क्यों? क्योंकि ये आपका मेंस का भी पोर्शन है और प्रीलिम्स का भी पोर्शन है, ठीक है। तो आप या तो अगर आप प्रीलिम्स कर चुके हैं तो आपको फैक्ट पूरे रटे होंगे, तो आपको सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है 3rd यूनिट की, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है 5th यूनिट, जो सिर्फ 3 पॉइंट है, जीआईएस और जीपीएस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपदा प्रबंधन, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री रखिए, और लास्ट में इंडियन हिस्ट्री रखिए, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा टाइम लगेगा, उसको देना भी पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और लास्ट में रखने का रीज़न क्या है कि आपके देखिए 3rd यूनिट 30 नंबर, 4थी यूनिट 30 नंबर, और 5वीं यूनिट 30 नंबर, आपके 90 नंबर पहले सिक्योर हो जाएंगे इस पेपर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप खुद सोचिए कि आपको क्या, ये जो 60 नंबर है, पहली यूनिट दूसरी यूनिट दोनों मिला के आपको 60 नंबर दे रही है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, या आपको ये 3 यूनिट जो 90 नंबर दे रही है इसमें आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले लोग इमोशनल होते हैं, उनको लगता है यार इंडियन ज्योग्राफी कैसे छोड़ दें, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो आने सिर्फ 30 नंबर देने वाले हैं आपको, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे अच्छा आप 5th यूनिट पढ़ लीजिए, एमपी पढ़ लीजिए, और 4थी यूनिट पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको ये 90 मार्क्स देंगे, ये आपका सिलेक्शन करवाएंगे। इंडियन जियोग्राफी आपका सिलेक्शन नहीं करवाने वाली है, ठीक है। आना उसमें से 30 नंबर का है, टॉपिक देखिए कितने सारे हैं, इतना आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आप छोड़ना नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं छोड़ना है, आप ये जब पहले ख़त्म हो जाए उसके बाद में वो वाले टॉपिक्स स्टार्ट कीजिए। उसमें भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि इसमें भी ट्रेडिशनल ही क्वेश्चन आते हैं, जो पहले पूछ चुके हैं वही क्वेश्चन आते हैं, या उसी के जैसा क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में आप कोई गारंटी नहीं है, कितना भी डीप जा सकता है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। ये क्लियर हुआ। अब मैं एक और चीज़ आपको जैसे बताता हूँ कि जैसे आप 3rd यूनिट पे आएंगे तो आपको देखेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल जो है। अब इसमें आप पहला पॉइंट देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना, और फायदे क्या होते हैं। प्रमुख भू आकृतिकी प्रदेश नर्मदा घाटी और मालवा घाटी के विशेष संदर्भ में, पहली लाइन इसमें जो एमपी की जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन है, उसमें सिर्फ 2 टॉपिक की बात की है, स्पेशली सिर्फ 2, क्या, नर्मदा घाटी और मालवा का पठार। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, पिछले साल इसी पे से क्वेश्चन आया, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सिलेबस रीड करना है, और आपको उसमें से निकालना है कौन सी चीज़ नहीं पूछी गई है, उसको जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत। सेकेंड टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु, है। तो इसमें आपको एक बिल्कुल इसको आपको तैयार कर लेना है कि 3 मार्क में इससे क्या क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क में इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, और 11 मार्क के आपके क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो और आपको ये टॉपिक भी डिसाइड करना है
कि कौन सा क्वेश्चन 11 मार्क के लायक है, पूछा जा भी सकता है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मालवा का पठार है ना, और नर्मदा घाटी है, तो मुझे इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि नर्मदा घाटी 11 मार्क्स में कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन मालवा का पठार पूछ सकता है, तो मालवा का पठार को आप 11 नंबर के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए और नर्मदा घाटी को आप 5 मार्क्स के या 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। ठीक है, ऐसे प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु को भी ऐसे ही करिए। मृदा, अब देखिए मृदा आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं है, मेंस में है, और किस क्या क्या पूछा है वो आपको, देखो मृदा के टाइप आपको कहीं मुझे दिख नहीं रहे। ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो आप ये स्पेसिफिक आपको चीजें पढ़नी है कि मृदा के टाइप आप इसमें लिखे ही नहीं है। ये नहीं कह रहा आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जानकारी होना चाहिए किस एरिया में किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। लेकिन सिलेबस क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण। ठीक है, तो आपको मृदा को इस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो जैसे आपको ये जो टॉपिक है, ये आपको जो थर्ड पेपर है अपना, उसका 10th यूनिट में भी आपको यही चीज मिलेगी सेम। ठीक है, तो आपको यही चीज वहां पे भी आपको तैयार करनी है, और उसी को आपको इस तरीके एमपी को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, तो आपके दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा का प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण। ठीक है, इसमें मृदा के टाइप पढ़ने लोगोगे तो उसमें वो खुद अलग एक टॉपिक है। ठीक है, उतना डिटेल में अपन को नहीं जाना, उसका सिर्फ आपको ऊपर से पता होना चाहिए, बल्कि ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, जो पूछा जा रहा है। मृदा क्षरण एवं ह्रास की समस्या है ना, इसको आप 3 मार्क में तैयार कर लीजिए, 5 मार्क्स में तैयार कर लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मृदा क्षरण एवं ह्रास की समस्या है ना, तो इसको इस तरीके से, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ आंसर फॉर्मेट तैयार करके रख लेना है ना, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट छाप के आ जाना है, और यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, अगर ये आपने नोटिस नहीं किया तो आपके क्वेश्चन जो सामने आएंगे आप उसको डील नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एकदम नया आपको लगे ये क्या पूछ लिया। ठीक है, शब्द लिखा है समस्याग्रस्त मृदा, तो मृदा के जब आप टाइप पढ़ रहे हो तो आपको नॉर्मल जो मृदा होती है, जो बाकी मृदाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ टाइप की मृदा जो समस्याग्रस्त है उसमें से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आपको वो पहले छाट लेनी है ना, उसको ही पढ़ना है, आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी मृदा पढ़ने लगेंगे तो फिर बहुत सिलेबस है। उसके परिष्करण के तरीके, ठीक है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन, है ना, अब इसमें योजनाएं आ जाएगी, है ना, क्या क्या साइंटिफिक तरीके होते हैं वो आ जाएंगे, तो आपको इस टाइप से मृदा पढ़नी है। क्लियर हुआ। सिलेबस को अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप मृदा ही पढ़ते रह जाओगे। जैसे ये टॉपिक मैंने आपको अगर पढ़ के बताया है तो इसमें आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी जो आपने या तो छोड़ दी होगी या कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि ये भी चीज़ें पूछी जा सकती है। और क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, सिलेबस से, है ना, डायरेक्ट टॉपिक लिखा रहता है उसमें, है ना। तो ये चीज़ें आप पूरे सिलेबस को इस तरीके से पढ़ने की हैबिट डालिए तो आपको कम टाइम में सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप फिर एक दो साल जब हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा सिलेबस में ये लिखा था, है ना। बहुत सारे लोग होता है कि बस जैसे जियोग्राफी पेपर 2 का नाम है जियोग्राफी उठा ली, है ना, तो साल भर पढ़ रहे हैं, साल भर बाद आता था कि जियोग्राफी में ये वाली चीज़ तो थी ही नहीं, है ना। और उसमें से भी ये 30 नंबर का था सिर्फ इंडियन जियोग्राफी, और 30 नंबर के लिए आपने महीना भर दे दिया, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है खनिज और ऊर्जा संसाधन। संसाधन है उनको आपको 3 कैटेगरी में बांटना जो डायरेक्ट लिखा हुआ है। प्रकार, कितने प्रकार के और किस टाइप के होते हैं, ठीक है, खनिज और ऊर्जा संसाधन दोनों, ठीक है। तो आपको इसको एक क्वेश्चन तैयार करना है। वितरण आपको मैप बना के, वो बिना मैप के आप नहीं कर सकते, ठीक है, आपको मैप बनाना पड़ेगा और मैप दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उपयोग, उनके किस टाइप से उपयोग होते हैं, किस किस जगह क्या क्या उपयोग होते हैं, तो इस उपयोग के अकॉर्डिंग आपको खनिजों को बांटना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख उद्योग, ठीक है। अब इसमें कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, तो आप इसको क्या करिए, एक आंसर फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए इन तीनों टॉपिक को, ठीक है, इजी हो जाएगा, हाँ। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई बुक उठाएगा और पूरा ये टॉपिक ही पढ़ने बैठ गए, ऐसा मत करिए, आप उसमें छाटिए और क्वेश्चन तैयार कर लीजिए फॉर्मेट। अब राज्य की जनजातियों की बात है, ठीक है, तो अब ये बहुत जगह ये टॉपिक आएगा, एक तो प्रीलिम्स में भी है, ठीक है, और मेंस में भी आपको 2-3 जगह ये टॉपिक मिलेगा, है ना। तो आप इसको पॉलिटी में भी एक जगह इसका जिक्र है। राज्य की जनजातीय आपदाग्रस्त जनजातियों के विशेष संदर्भ में, ठीक है। अब विशेष आपदाग्रस्त सारी जनजातियां नहीं, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, आपदाग्रस्त जनजाति,
क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, ठीक है। अगर आपने सारी जनजातियों, इसमें लिखा है राज्य की जनजातियाँ टॉपिक लिखा है और आप पढ़ने बैठ गए तो समझ जाइए आप, ठीक है। तो आपदाग्रस्त आपको पर्टिकुलर जनजाति आप पढ़नी है, ठीक है। ये आपको 3rd यूनिट हो गए। अब 4th यूनिट में क्या है कि ये एकदम ट्रेडिशनल टॉपिक है। आपको किसी भी आप नोट्स उठाएंगे, बुक्स उठाएंगे, उसमें आपको ये सारे टॉपिक कवर मिलेंगे, ठीक है। बहुत आसान होता है। तो इस टॉपिक को आप पहले तैयार कीजिए, ना कि आप इंडियन हिस्ट्री को करिए और इंडियन ज्योग्राफी को पहले बहुत कम टाइम में। आप जैसे अपनी थिंकिंग क्या होती है कि यार ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है, इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। जो कम समय में ज़्यादा नंबर देता है वो आपका सिलेक्शन करवाएगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जो कम टॉपिक, कम सिलेबस, ज़्यादा मार्क्स दे कम समय में, वो आपको सेलेक्ट करवाएगा। ये बड़े बड़े सब्जेक्ट कम मार्क्स के लिए है और ये आपको ये उलझाएंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। आप एक एक सब्जेक्ट लेके बैठेंगे, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, ये सब लेके बैठेंगे तो महीना महीना लग सकता है इसमें पढ़ने में, ठीक है। इसलिए आप ये 90 मार्क्स पहले तैयार कीजिए, ठीक है। अब जैसे 5th यूनिट है ना। 5th यूनिट में 3 टॉपिक रखे, सुदूर संवेदन, ये बेसिक आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, है ना। सिद्धांत क्या होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये तो बेसिक है, मतलब स्कूल का है। 10th आपको 10th की बुक्स में मिल जाएगा, है ना, 10th 11th की बुक्स में, या गूगल पे सर्च कर लिए, यूट्यूब पे आप बहुत सारे लेक्चर्स है, वो सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है। GIS है ना, भौगोलिक सूचना प्रणाली। घटक एवं उपयोग, 2 ही चीज़ें पूछिए, आप ध्यान से रखिए। इसको आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना। घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट उसके क्या होते हैं और उसका यूज क्या है, बस, ठीक है। इसको आप 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में और 11 मार्क्स में तैयार कर लीजिए, ठीक है। बस सिलेबस खत्म इसका, ठीक है। ये GPS है। GPS आधारभूत संकल्पना और उपयोग। संकल्पना मतलब कि कैसे वो काम करता है, ठीक है, वो, और यूज, 2 चीज़ है ना। तो ये इस तरीके से। अब मैं आता हूँ विश्व भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी पे। तो विश्व भूगोल में 3 टॉपिक देके रखे हुए हैं। तीनों टॉपिक को आप बुक्स जो है, सिर्फ बुक्स में वही टॉपिक पढ़िए जो पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी में से, और इसमें से जैसे पर्वत है, पर्वत 3 मार्क्स में पूछ सकता है ना, कि ये वाला पर्वत कहाँ है, वो वाला, उसके आप एक लिस्ट बना लो। नहीं तो लूसेंट में बनी हुई है। लूसेंट में आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। लूसेंट बहुत हेल्पफुल है इस टॉपिक के लिए, ऐसे लेंदी टॉपिक्स के लिए, जो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है उसमें आप लूसेंट खत्म कर लीजिए, बस खत्म, ठीक है। सेम चीज़ अब इंडिया, भारत का जो भूगोल है, कंसेप्चुअल चीज़ें इसमें ज़्यादा दिखी मेरे को, है ना। जो एकदम जैसे एल नीनो है, जलवायु है, ये मानसून की उत्पत्ति, तो आपको मानसून के टाइप्स तो पता ही होना चाहिए, लेकिन उत्पत्ति से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट 5 नंबर में, कि मानसून की उत्पत्ति बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे आपको एक 4th टॉपिक मिलेगा, प्राकृतिक संसाधन प्रकार एवं उपयोग। अब इसमें A और B 2 सब टॉपिक है, जल, वन, मृदा। अब ये प्राकृतिक संसाधन है, इसका यूज कैसे करना है ना, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और आप यही चीज़ आप कहाँ पढ़ोगे, वही मैंने बताया 3rd पेपर के 10th यूनिट में। तो ये कैसे निर्माण होता है इन सब चीज़ों का, है ना, तो आप थोड़ा लिंक करके। अब जनसंख्या है टॉपिक, खाद्य प्रसंस्करण इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये जो भारत का भूगोल है बहुत लेंदी हो गया है ना, आप इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो आप इसको, और अगर आप इसके बाहर पढ़ने लगे तो आप जियोग्राफी पढ़ते रह जाओगे, ये टॉपिक आपके ख़त्म नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पेसिफिक पढ़िए जो सिलेबस में लिखा हुआ है, उसके बाहर आपको पढ़ना है आपकी मर्जी, ठीक है। आपको जो लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन ये इसको प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। तो आपके 30 नंबर जो है वो सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि 30 नंबर आपको सिक्योर करने, ना कि भारत के भूगोल का आपको PhD करनी है उसमें, नहीं करनी, ठीक है। और वही चीज़ मैंने बताया कि आप इन जो पूरे 5 यूनिट है इसमें प्रायोरिटी दीजिए, कि इसको पहले और कम टाइम में ख़त्म करके मार्क्स, फिर आंसर राइटिंग करिए, ठीक है। तो आज के लिए यही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं नेक्स्ट पेपर की बात करूँगा। चलिए, थैंक यू, है ना। और एक और चीज़, आप जिसको ये नीड है, जिस व्यक्ति को आपको लगता है कि इस सिलेबस डिकोडिंग की नीड है, आप प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।